तो ये राइटिंग सेक्शन बैच का इवैल्यूएशन शेड्यूल आपके सामने है। ये 4 महीने का बैच है। जो जो भी आप ब्लू कलर में देख रहे हो, ये सारे वीडियो क्लासेस है। तो फर्स्ट 6 डेज आपके सिर्फ वीडियो क्लासेस ही होगी। तो इंट्रोडक्टरी सेशन कोई खास नहीं है इसमें। एक दूसरे से हम थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे, मैं जानूंगी आप लोगों के बारे में, तो वो थोड़ी देर बाद होगा। जो सेकंड वीडियो क्लास होगी उसमें कट ऑफ, टारगेट और प्रिपरेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2018 तक सब कुछ, आई मीन कट ऑफ जो था ना वो एकदम सही सही चल रहा था। मगर अभी का जो सिनेरियो है, 2 साल का या 3 साल का मैं सिनेरियो बोल रहा हूँ, ये ना उसमें ना कट ऑफ जो है ना बहुत हाई जा रही है, बहुत ज्यादा हाई जा रही है। तो ये कट ऑफ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसको हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। हमें क्या टारगेट रखना चाहिए और किस तरह से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। फिर जो पेपर 2 में क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलता है, जिन्होंने पहले कभी पेपर 2 का एग्जाम दिया है तो उनको पता है किस तरह का क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होता है। बहुत मोटी बुकलेट मिलती है आप लोगों को, 45 पेजेस की होती है। जो बिगनर है उनको वो बुकलेट का मैंने ना स्पेसिमन कॉपी करके मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया, आप देखना टास्क ग्रुप में। तो वो एग्जैक्टली यही बुकलेट आपको मिलती है। मैं एग्जैक्टली वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने यूपीएससी के वेबसाइट से ये वाला स्पेसिमेन कॉपी क्वेश्चन का आंसर बुकलेट पेपर 2 का डाउनलोड किया था 2017 में। अब यूपीएससी उसको अपलोड करता नहीं है, तो मैंने डाउनलोड कर लिया, वो मेरे पास अभी भी है। तो आप लोग इसको अच्छे से एनालाइज करना। वैसे मैं आप लोगों को उसके बारे में भी मुझे बहुत डिटेल में बताना है। फिर इसी वीडियो क्लास में बताऊंगी 22 नवंबर को। फिर लिखना कैसे चाहिए, उसमें हम जो राइटिंग टिप्स का जो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें हम ये सब बात नहीं करेंगे कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हम बात करेंगे कि आपका क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप किस तरह से क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट के जरिए बता सकते हो एग्जामिनर को कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं केयरफुल हूँ, ठीक है, मैं सिंसियर हूँ। आप लोगों की क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट आप लोगों की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। माइंड यू स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी को। एग्जामिनर आपका क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट ओपन करके ही उसको समझ में आ जाएगा आप वो कैसे हो, इंसान कैसे हो, आप ऑफिसर बनने लायक हो या नहीं हो, क्या आप केयरलेस हो, क्या आप इररिस्पॉन्सिबल हो, वो सब क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट देखकर पता चल जाएगा, राइट। तो किस तरह से क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट के जरिए, आप तो एग्जामिनर को फेस टू फेस मिल नहीं रहे हो, आपने क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट एक्चुअली एक कनेक्शन है बिटवीन यू एंड द एग्जामिनर। तो किस तरह से क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट के जरिए आप एग्जामिनर को खुश कर सको, ताकि वो 1-2 मार्क्स, 2-3 मार्क्स ग्रेस ऐसे दे दे या एक्स्ट्रा दे दे खुश होके। क्योंकि ये जो ऐसे तो बहुत ऑब्जेक्टिवली असेस किया जाता है क्वेश्चन का आंसर बुकलेट, मगर एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है खुश होने की, दुखी होने की, स्ट्रेस होने की। अंडर स्ट्रेस अगर वो होगा तो हो सकता है 2-3 मार्क्स वो कम कर दे, आपको दे। अगर वो खुश हो जाए आपके क्वेश्चन का आंसर बुकलेट को देखकर तो हो सकता है 2-3 मार्क्स ज्यादा दे दे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिव एलिमेंट मिला रहता है असेसमेंट में कुछ हद तक, ओके। उसके बाद हम 25 नवंबर को किस तरह से गूगल में हम कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को गूगल में सर्च करना नहीं आ रहा है, तो सर्च करने का तरीका वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसमें किस तरह से चैट जीपीटी को यूज कैसे किया जाता है वो भी मैं बताऊंगी। चैट जीपीटी के साथ एक बहुत बड़ी माइनस पॉइंट ये है कि उसके पास जो भी कंटेंट है वो टिल 2020 तक है, उसके बाद का नहीं है, अभी तक उसने अपडेट ही नहीं किया अपने आप को। तो 2020 तक का कंटेंट है, उसके बाद का नहीं है। तो उसके बाद का आपको गूगल में मिलेगा, मगर चैट जीपीटी को किस तरह से एकदम लिमिटेड वे में आप यूज कर सकते हो, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत गलत इंफॉर्मेशन भी देता है और साथ में उसका लिखा भी हुआ है कि मैं मेरे इंफॉर्मेशन को आप लोग को वेरीफाई करना चाहिए, इस तरह से लिखा रहता है, ठीक है। फिर जो राइटिंग सेक्शन की बुक आप लोगों के यहाँ पर डिस्पैच हो जाएगी या हो गई होगी, उसके बारे में मुझे बताना है, उसकी खास बातें बतानी है। मैंने ये पहले मैं सेशन रखती नहीं थी, ये सेशन संडे को होगा, ठीक है। तो ये सेशन पहले मैं नहीं रखती थी, मगर मुझे लगता है कि मुझे रखना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास ये बुक चली जाती है मगर उस बुक को बहुत लाइटली लेते हैं, जबकि ये बुक बहुत मेहनत से लिखी गई है, यूपीएससी पैटर्न को देखते हुए लिखी गई है।
इसीलिए इसको लाइटली नहीं लेना है, इसलिए मैंने इस सेशन एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया है। उसके बाद हॉलीडे रहेगा, तो जो रेड मार्क है स्टूडेंट्स वो सारा हॉलीडे का है। उसके बाद आपका असली राइटिंग सेक्शन बैच शुरू होगा, यानी आफ्टर 7 days एंड 20 नवंबर से 27 नवंबर तक ये सारी बातें होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हम क्लासेस शुरू करेंगे, रेगुलर क्लासेस, ठीक है। तो जो ब्लू कलर में है स्टूडेंट्स वो सारा वीडियो क्लास है, जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है वो सारा असेसमेंट क्लास है, ठीक है, इवैल्यूएशन वाला। तो देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो सबसे स्कोरिंग होता है, फाइन। मगर मैं इस तरह से नहीं कर सकती हूँ कि आपको शुरुआत में सीधे सीएपीएफ का पैसेजेस दे दूं, नहीं। सबसे पहले हम स्मॉल पैसेजेस से शुरू करेंगे। तो स्मॉल पैसेज जो दूंगी वो थोड़ा बेबी टाइप का पैसेज होगा, जो आपको देखकर हंसी भी आएगी, क्योंकि मैं जब भी ये स्टूडेंट्स को देती हूँ, राइटिंग सेक्शन बैच वाले स्टूडेंट्स को देती हूँ, तो उनको लगता है कि अरे ये कितना छोटा सा पैसेज है, कितने बच्चे टाइप का पैसेज है। काऊ के बारे में याद है, हम लोग ऐसे लिखा करते थे निबंध, गाय हमारी माता है, इस तरह से, ठीक है, 5 फायदे बताइए गाय के। तो इस तरह से ऐसे ही स्मॉल स्मॉल पैसेजेस हैं, उसके क्वेश्चंस हैं और आपको उसके आंसर लिखने पड़ेंगे। तो ये स्मॉल पैसेजेस के जरिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि छोटे छोटे मिस्टेक्स आपको नहीं करने, एकदम स्मॉल ट्रिवियल मिस्टेक्स जो होते हैं ना, आप उसको एकदम आराम से अवॉइड कर सकते हो। बड़े पैसेजेस में हम लोगों को छोटे मिस्टेक्स नहीं नजर आते हैं, बड़े पैसेजेस में हमें बड़े मिस्टेक्स देखने होते हैं। तो इस छोटे पैसेजेस के थ्रू मैं आपको छोटे मिस्टेक्स बताना चाहती हूँ। तो बहुत अच्छा तरीका है ये, ठीक है। जो भी रेड मार्क्स है वो हॉलीडे, उसके बाद हमारा पैसेजेस शुरू हो जाएगा। अब ध्यान दो इस पैसेजेस में, 2020, 2019, 2016, तो एक क्रोनोलॉजिकल वे में पैसेजेस आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ये पैसेजेस जो मैंने अरेंज किया है, 2020 का पहले दोगे, उसका आंसर्स लिखोगे, फिर 2019, फिर 2016, फिर सीधे 2013 आ गया, फिर 2015 आ गया। ये आपको लग रहा है कि डिसऑर्डरली फॉर्म में है, मगर ये एक्चुअली में ऑर्डरली फॉर्म में ये पैसेजेस आपको अटेम्प्ट करने हैं। कैसा ऑर्डर है? इन द ऑर्डर ऑफ, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी लेवल। पहले बहुत कम, एकदम इजीएस्ट पैसेज जो मिला है वो 2020 का, उससे थोड़ा सा कम इजी है 2019 का। 2016 ठीक ठीक इजी है। 2013 थोड़ा एवरेज में डिफिकल्टी लेवल का है, डिफिकल्टी लेवल एवरेज है। 2015 हायर डिफिकल्टी लेवल वाला है। इस तरह से आगे बढ़ बढ़ के आपको पता चलेगा। 2011 बहुत डिफिकल्ट पैसेज है, 2014 बहुत डिफिकल्ट पैसेज है, 2022 बहुत डिफिकल्ट पैसेज है, ऐसे करके 2022 उतना डिफिकल्ट नहीं है। 2023 सिंस अभी आया है, इसलिए मैं इसको लास्ट में मैंने ऐड किया है। फिर आपका प्रेसी, प्रेसी में भी आपको स्मॉल पैसेजेस मिलेंगे, स्मॉल पैसेजेस, स्मॉल मिस्टेक्स, ठीक है। उसके बाद प्रेसी करने के बाद एक प्रेसी आप करोगे, इसके बाद आपका ऐसे शुरू होगा। तो ऐसे आपका ऑलमोस्ट 15-20 दिन बाद शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ऐसे ना बहुत क्रिटिकल पार्ट है इस पूरे राइटिंग सेक्शन बैच का, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन होता है, तो स्टूडेंट्स को हमेशा यही लगता है, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश मीडियम के, मैम ऐसे कैसे लिखे, मैम लिखना ही नहीं आता है। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है और सबसे प्रॉब्लम वाला पार्ट होता है। ये ऐसे प्रॉब्लम वाला पार्ट क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे ही है। मतलब क्यों लगता है, मुझे ये नहीं समझ में आता। पूरा 200 मार्क्स में 80 मार्क्स ऐसे का है, तो उनको लगता है नहीं सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे ही, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स वेटेज इसी का है। मगर स्टूडेंट्स आप ये सोचो, ऐसे 80 मार्क्स का है, ऐसे 80 मार्क्स में कितना आ जाएगा आप लोगों को? आ, से अगर मैक्सिमम देखे 40-45 यानी 50% स्कोर कर सकते हो आप ऐसे में, ज्यादा से ज्यादा, ओके, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और मैक्सिमम बता रही हूँ। और ग्रामर है जिसको स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, उसमें 100% स्कोर कर सकते हो, इमेजिन। मगर ग्रामर को इग्नोर करते हैं, क्यों? क्योंकि सिर्फ 25 मार्क्स का। मगर ये नहीं सोच रहे हैं कि 25 मार्क्स ऑफ 25 आ सकते हैं। मगर ऐसे में 25 लाना भी मुश्किल है आउट ऑफ 80। ग्रामर में 25 लाना बहुत आसान है, ठीक है। 25 नहीं ला सकते हो, 15 लाना बहुत आसान है, 15 आउट ऑफ 25, ठीक है। ये भी 50% से ज्यादा है। ये चीज आप लोग एकदम नजरअंदाज कर देते हो। बहुत दुख की बात है, स्टूडेंट्स फोन करके बोलते हैं मैम ऐसे कैसे लिखे। मैंने कहा ग्रामर कैसा? मैम ग्रामर तो हो जाएगा, कितने आते हैं अभी आपको? मैम 10-12। इमेजिन, मतलब आई सीरियसली पिटी दो स्टूडेंट्स हु निग्लेक्ट ग्रामर।
ग्रामर निगलेक्ट करने लायक नहीं है, बहुत ज्यादा इनपुट कम है, आउटपुट बहुत ज्यादा है इसका। थोड़ा सा मेहनत करोगे ग्रामर में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। इनफैक्ट ग्रामर ही पार्ट ऐसा है जो आपके पेपर 2 के ओवरऑल स्कोर को बढ़ा सकता है। ठीक है, उसके बारे में भी हमें थोड़ी बात करनी है। एनीवेज, तो ऐसे स्टार्ट होगा। है ये क्रिटिकल पार्ट क्योंकि बहुत टैक्सिंग है स्टूडेंट्स, तो बहुत आप लोगों का ये वक्त लेगा। फाइन। उसके बाद प्रेसी हम अपनी शुरू हो जाएगी। बीच बीच में क्वेरीज आएगी प्रेसी की। ओके। एनीवेज, फिर ऐसे की क्वेरीज है, रेड मार्क हॉलीडे है, फिर रिपोर्ट आपका शुरू हो जाएगा, फिर आपका आर्गुमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट आर्गुमेंट कुछ खास नहीं होता है स्टूडेंट। अगर मैं बोलूँ रिपोर्ट आर्गुमेंट ऐसे में सबसे स्कोरिंग पार्ट कौन सा है, तो रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है। और क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड होता है, कंटेंट भी आपको फैक्ट बेस्ड लिखना होता है, ओपिनियन बेस्ड नहीं होता है, तो आसान होता है। इफ यू नो द क्वेश्चन, इफ यू आर फेमिलियर विद द क्वेश्चन, इफ यू आर फेमिलियर विद द कंटेंट, आपको इसमें मार्क्स मिल जाते हैं। और इसमें स्ट्रक्चर फिक्स रहता है, तो ये इजी टू राइट भी है। फाइन। एनीवेज, ये पूरा आपका लास्ट में आपका मिनी टेस्ट होगा। तो मिनी टेस्ट 100 मार्क्स का होता है। और जो भी स्टूडेंट्स इसमें एनरोल किए हैं उनको फुल लेंथ टेस्ट पेपर भी मिलेगा। ये टेस्ट पेपर मैं हो सकता मार्च से शुरू करूं, तो आपको ये नहीं कि जैसे ही मैंने टेस्ट पेपर रिलीज किया है तो आप ना आपको उसी समय टेस्ट देना, नहीं। मार्च में टेस्ट पेपर रिलीज होगा, फुल लेंथ टेस्ट पेपर जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम होता है। कोई एक टेस्ट पेपर, अब इसमें भी ये नहीं है कि आपको टेस्ट पेपर 1 टेस्ट पेपर 2 ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स है कोई एक टेस्ट पेपर आप चूज कर लो, उसको आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो एट योर ओन कन्वीनियंस। मार्च में मैं शुरू कर रही हूँ, आप चाहते हो नहीं मैं टेस्ट पेपर, इस बार 5 टेस्ट पेपर होंगे, आप चाहते हो नहीं मैं 5th टेस्ट पेपर दूं, आप चाहते हो मैं अप्रैल में दूं, कोई चाहता है मैं जून में दूं, आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और 17, 11, 11 आर्गुमेंट सारे प्रेसी, सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये फर्स्ट जो रूल है या नॉर्म है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो स्टूडेंट्स कम हैं, मगर जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस होगी हो सकता है और स्टूडेंट्स ऐड हों इसमें। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखा है, जब इवैल्यूएशन प्रोग्राम चल रहा होता है तो सपोज होता क्या है कि आप लोगों को एक दिन पहले आप लोगों को मैं बोलूंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2011 के क्वेश्चन का आंसर लिख के आपको पोस्ट करना है। फाइन। अब आपको फिर 24 घंटे टाइम मिलेगा उस आंसर को लिखने के लिए। आपने अब पोस्ट कर दिया आपने आंसर। अब मैं हमेशा आफ्टरनून में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक से 7 o'clock तक मैं पूरा इवेल्युएशन करती हूँ। ऐसे में मुझे बहुत टाइम लगता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आसान होता है इवेल्युएट करना। तो सपोज मैं इवेल्युएट कर रही हूँ, ठीक है, तो इवेल्युएशन के वक्त सपोज मैंने आपके आंसर को इवेल्युएट करके पोस्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स उसी समय मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम मुझे आपसे बात करनी है, नहीं, एक बार मैं पूरे आंसर्स, पूरे स्टूडेंट्स के आंसर्स को पोस्ट कर दूं। पहले 35 स्टूडेंट्स है, आप सोचिए उसका मैं इवेल्युएट करी और बीच में स्टूडेंट्स, मैम मैंने आपने मेरा इवेल्युएशन किया है, मुझे इसमें ये डाउट है, नहीं अभी मत पूछो, लेट द इवेल्युएशन फिनिश, पहले इवेल्युएशन पूरा फिनिश हो जाए, उसके बाद कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कॉल में भी बात कर सकते हो, मगर बीच में नहीं। वैसे ही जब मैं वीडियो क्लासेस ले रही हूँ, कोई कोई स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप ग्रुप में मैसेज करिए। ठीक है, ग्रुप में मैसेज करिए, तो मैं नहीं देख रही हूँ तो कोई स्टूडेंट देख रहा होगा, वो आपको मदद कर देगा किस तरह से कनेक्ट होना है, या आप डिसकनेक्ट हो रहे हैं। कभी कभी लगता है कि नहीं मैम की वॉइस नहीं आ रही है, तो हो सकता है आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम है, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो मैम की वॉइस क्या सभी को नहीं आ रही है, क्या मुझे ही नहीं आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है। एनीवेज, ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं दूंगी उसी में आप लोगों को प्रिपेयर करना है। आप खुद से क्वेश्चन आप मुझे नहीं दे सकते कि मैम मैं इसमें लिखा हूं, नहीं। अब शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखिए, जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तब तो बहुत ही अच्छा है, आप कोई टास्क मिस नहीं करोगे और आपको लगेगा कि पूरा पैसा वसूल ये बैच है। मगर अगर आपने मिस कर दिया, देखिए लैक्सिटी, लैक्सिटी का मतलब ढीलापन, ढीलापन अगर मेरी तरफ से हो तो भी प्रॉब्लम है, ढीलापन आपकी तरफ से हो तो भी प्रॉब्लम है, दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। तो दोनों तरफ से हमें बहुत सिंसियरली ये बैच को आगे बढ़ाना है। मेरी तरफ से भी कुछ नहीं होना चाहिए लूज एंड्स, आपकी तरफ से भी कोई लूज एंड्स नहीं होना चाहिए। फाइन। अच्छा, जो आपको मिल रहा है
PDF मिलेगा हर एक आंसर्स के, तो उसको शेयर मत करना किसी से, ओके। और कोई वीडियोस या मेरी क्यों किसी की भी वीडियोस मत शेयर करना। ये सिर्फ पूरा ये बैच जो है ना, पूरा इवैल्यूएशन का बैच है, इसमें कोई भी तरह किसी भी तरह का पोस्ट वोस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी फैकल्टी को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। फाइन, तो ये वाली बात हो गई। अब हम आते हैं रूल्स पर। कुछ चीजें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है। सबसे शेड्यूल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक और चीज है, आप अपने टास्क ग्रुप में देखोगे तो मैंने क्या क्या पोस्ट किया है टास्क ग्रुप में, वो देखना। पूरा क्वेश्चन पेपर 2011 से 2023 तक का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने पोस्ट कर दिया है। तो यदि आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो क्वेश्चन पेपर आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने पोस्ट की है टास्क ग्रुप में, वो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट यूपीएससी वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। ये सेम क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है, जो आप लोगों को पेपर 2 एग्जाम में मिलते हैं, जिसमें क्वेश्चन भी होता है, आंसर भी लिखना होता है उसी में। तीसरी प्रेसी शीट मैंने आप लोगों को दी है। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग ये प्रेसी शीट में लिख सकते हो जो मैंने प्रोवाइड किया है, या आप लोगों के पास कोई और प्रेसी शीट है आप उसमें लिख सकते हो, या आप लोग खुद से बॉक्सेस बनाकर उसमें लिख सकते हो, मगर प्रेसी आप लोगों को बॉक्सेस में ही लिखनी है। एक चीज ध्यान रखना, प्रेसी शीट अभी मुझे नहीं पता मार्केट में क्या अवेलेबल है, मगर जब पहले मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में थी तब मैं देखती थी जो प्रेसी शीट के जो बॉक्सेस आते थे वो एसएससी वाले बॉक्सेस आते थे, जिसमें बॉक्सेस बहुत छोटे होते थे, ठीक है। तो आप और किसी और एक इंस्टीट्यूट का मैंने देखा है बॉक्सेस बहुत ज्यादा रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है, और छोटे हैं बॉक्सेस। जो मेरी वाली प्रेसी शीट है, जो यूपीएससी जो प्रेसी शीट प्रोवाइड करता है, जो आप लोग स्पेसिमेन कॉपी में भी देखोगे, आप देखना उसके बॉक्सेस थोड़े बड़े हैं। फाइन, जो मैंने प्रेसी शीट प्रोवाइड की है आप लोगों की, उसके बॉक्सेस यूपीएससी वाले जो बॉक्सेस है उससे थोड़े से कम छोटे हैं एकदम, मगर छोटे हैं मगर उससे कम, बहुत स्लाइटली छोटे हैं, ठीक है। कोई कोई और बॉक्सेस हो तो वो बहुत छोटे होते हैं। तो आप लोग या तो यूपीएससी, मैं आप लोग को यही एडवाइस करूंगी, या तो यूपीएससी का जो शीट आपको दिया गया है स्पेसिमेन कॉपी में, या तो वो बॉक्सेस यूज कर लो, या मेरे वाले बॉक्सेस यूज कर लो, या कोई और बॉक्सेस आप यूज कर रहे हो तो फिर आप देखो कितने छोटे हैं, क्योंकि उसी में प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छा है। आप लोगों को पता चल जाएगा मुझे बॉक्सेस में कितना छोटा लिखना चाहिए, शब्द जो आ जाए, या कितना बड़ा लिखना चाहिए तो ठीक लगे। फाइन, फिर मैंने यूपीएससी शीट प्रोवाइड की है, आप लोग इसमें भी आप लोग आंसर लिख के दे सकते हो। आप लोग के पास कोई प्लेन पेपर है उसमें भी आंसर लिख सकते हो। आप लोगों के पास यूपीएससी शीट है जो मुखर्जी नगर में मिलती है, पटना में भी मिलती है मुझे पता है, जयपुर में भी मिलती है, ये 3 का तो मुझे पता है। आप लोग उसमें भी आंसर लिख सकते हो, उसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। और इवैल्यूएशन शेड्यूल दिया गया है, ठीक है। अब टेलीग्राम में और जूम प्रोफाइल में आप लोग अपना सही सही नाम लिखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, जब आप लोग आंसर लिखना शुरू करोगे, जैसे पहला आप जो आंसर लिखना शुरू करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्मॉल पैसेजेस है, ठीक है। तो आंसर लिखने का तरीका क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक सेकेंड। जैसे आप लोग कोई भी शीट लेते हो, ठीक है, तो ये व्हाइट बोर्ड ओपन नहीं हो रहा है इसका, ट्राई समथिंग, हाँ, वेरी नाइस, ओपन हो गया। आप लोग कोई भी शीट में लिखोगे, सबसे पहली चीज है प्लेन शीट होनी चाहिए। आप लोग रूल्ड शीट में कभी भी नहीं लिखोगे, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। फाइन, दूसरी चीज है जब आप लिखोगे, अभी तक ये अपलोड ही हो रहा है, आप लोगों को व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? यस और नो?
यस मैम, यस मैम, ओके नजर गुड। आ रहा है। हाँ ठीक है। अब देखिए सपोज ये आप लोगों की शीट है, फाइन। सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए अगर आप मुझे ऐसे ही झोल झाल करके आंसर लिख के दोगे ना, झोल झाल करने का मतलब ये है चल यार लिख देते हैं, ठीक है, तो मैं भी ऐसे ही करूंगी, चल यार इवेलुएट कर देते हैं, ये नहीं, एकदम प्रॉपर तरीके से। ये सपोज शीट है आपकी, आपको क्या करना है, बकायदा यहाँ पे मार्जिन खींचनी है दोनों तरफ। अगर आप यूपीएससी की शीट्स देखोगे तो दोनों तरफ मार्जिन खींची रहती है, तो ये हैबिट आप लोगों को अभी से बनानी है, आपको दोनों तरफ मार्जिन खींचनी है, दोनों तरफ। गॉट इट। अब उसके बाद आप लोग अपने आंसर लिखना शुरू करोगे। सपोज आपका एस्से है, तो आप एस्से का क्वेश्चन बकायदा यहाँ पर लिखोगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में एस्से का क्वेश्चन लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। उसके बाद आप लिखना शुरू करोगे। अब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का अगर आप लोग को लिखना है, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा और फिर आंसर लिखना पड़ेगा। आप सिर्फ आंसर लिख के मुझे नहीं दोगे, ये इसका मतलब है मुझे क्वेश्चन, इस ये आंसर का क्वेश्चन क्या है वो देखने के लिए मुझे अलग फाइल ओपन करनी पड़ेगी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, एकदम सुंदर राइटिंग में आप लिखोगे। फाइन। नेक्स्ट काम क्या करना है, अब आपने आंसर लिख दिया उस शीट का, बहुत अच्छे से फोटो खींचना, एकदम क्लियर इमेज आना चाहिए। मैं फोटो एडिटर यूज करती हूँ, ठीक है, उससे ना बहुत अच्छी क्लियर इमेज आती है, डॉक्यूमेंट्स भी हमें सेंड करना होता है इधर उधर, तो फोटो एडिटर से बहुत अच्छी आती है। मगर जो भी है आप लोग अपना जो भी है, जो भी चॉइस है, अच्छे से फोटो खींचोगे। उसके बाद उसको पीडीएफ में स्कैन करके पीडीएफ में आप मर्ज करोगे, सपोज दो शीट्स है तो उसको पीडीएफ में मर्ज करोगे। उसके बाद उस फाइल का नाम लिखोगे, नाम क्या लिखोगे, जो आपका खुद का नाम है वो नाम लिखोगे, और फिर उसके बाद मेरे ये जो ग्रुप है डिस्कशन ग्रुप उसमें पोस्ट करोगे। गॉट माई पॉइंट। अब स्टूडेंट्स क्या क्या गलती करते हैं वो मैं बता रही हूँ। पहली गलती, तो प्लेन शीट में लिखेंगे नहीं, बच्चे लोग लिखते हैं रूल्ड में, आप लोग ऑफिसर बनने वाले हो, ठीक है, सब कुछ प्लेन में होता है, ये जो आप लोग एप्लीकेशन भी देते हो सब कुछ प्लेन में होता है, रूल में आजकल कुछ काम नहीं चलता है, ठीक है। दूसरा, दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं, वो ना जो फोटो खींचते हैं ना, वो ब्लर्ड इमेज आती है, खुद पढ़ा नहीं जा रहा है, मेरे से एक्सपेक्ट करेंगे मैं पढ़ूं। तीसरी गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन ही नहीं लिखते हैं। चौथी गलती करते हैं, जब मैं बोलती हूँ मर्ज करने के लिए, तो पहले फर्स्ट पेज आएगा फिर सेकंड आएगा, पहले सेकंड डाल देते हैं फिर फर्स्ट डाल देते हैं। अब टीचर समझ लेंगे ना उसमें क्या है, मेरे को तो समझ में आ रहा है ना, टीचर समझ लेंगे, ऐसा ऐसा मत करना, मेरे से ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। ओके, मैं वो इवेलुएट ही नहीं करती हूँ ऐसा। तीसरे, एक और गलती क्या करते हैं, फाइल का नाम नहीं देते हैं। फाइल जिस नाम से सेव हो गई, पीडीएफ दिस नंबर, इतना बड़ा बड़ा नंबर आ जाता है। आप सोचो मुझे कैसे पता चलेगा मैं किसका आंसर इवेलुएट कर रही हूँ। अच्छा होगा आप फाइल में भी नाम दो और ऊपर अपना नाम दे दो, दोनों में ही अपना नाम दो, तो इससे मुझे, और फिर जब क्लास प्रोग्रेस करती है मुझे राइटिंग से ही समझ में आता है कि ये किस बच्चे का आंसर स्क्रिप्ट है, वो राइटिंग से समझ में आ जाती है। ओके, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट चीज, जब एक एक और काम आप लोगों को करना है, जैसे आप लोग है ना हमेशा एक पेज ब्लैंक छोड़ देना, या आधा पेज, सपोज आपके आंसर्स खत्म हो गए तो आप आधा पेज ब्लैंक छोड़ देना फीडबैक के लिए। अब स्टूडेंट से ना देखिए, मैं यहाँ पर जो लाइन, जो गैप मैंने यहाँ पर दिया है वो इसलिए भी दिया है, एक तो यूपीएससी का पैटर्न भी है, दूसरा रीजन ये है मुझे यहाँ पर फीडबैक देने के लिए जगह मिल जाता है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो सपोज, ठीक है, कोई कोई स्टूडेंट्स, मुझे पता है ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखेंगे, फिर एकदम क्लोजली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जाते गए, और फिर उसके बाद यहाँ पे खत्म कर दीजिए, लीजिए मैम हो गया, इवेलुएट करिए। क्या इवेलुएट करूं, मैं कहाँ पे लिखूं ये बताइए ना, आपने मेरे लिए जगह छोड़ा है लिखने के लिए, फीडबैक कहाँ दूं, मेरे से कोई स्पेस ही नहीं है फीडबैक देने के लिए। तो स्टूडेंट्स मेरे पास आप लोग, आपको अगर वाकई में अच्छा फीडबैक चाहिए तो जगह जरूर से छोड़ना है आप लोगों को। और सपोज आपका यहाँ एंड यहाँ पर होता है तो एक पेज ब्लैंक दे दीजिए मुझे,
तो मैं फीडबैक अच्छे से दे पाऊंगी आप लोगों को। कभी कभी बहुत लंबे फीडबैक हो जाते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ लिखना होगा, तो बेटर ये है कि कॉल में बात कर लो, कॉल में फीडबैक दे दो। तो आप लोगों को रिटन फीडबैक, ऑडियो फीडबैक मतलब रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज जो भेजते हैं वो, या तो फिर कॉल में टेलीफोनिक फीडबैक, ये 3 तरीके के फीडबैक मिलेंगे। टेलीफोनिक फीडबैक मैं तब देती हूँ जब मुझे लगता है कि मैं ऑडियो फीडबैक में सामने वाले बच्चे को नहीं समझा पाऊंगी, तब मैं टेलीफोनिक फीडबैक देती हूँ। वरना ऐसे भी अगर आपको भी लगता है कि आपको ना फोन में फीडबैक लेना है, तो आप लोग वैसे भी आप मुझे बोल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ओके, अच्छे से फोटो वोटो खींचो। आपका आपका आंसर स्क्रिप्ट को चेक करने के पहले ही मैं खुश हो जाऊँ, आपका आंसर स्क्रिप्ट देखकर इस तरह से फोटो खींच के पीडीएफ का नाम देकर फिर सेंड करो। ओके, अच्छा, अब हम्म, एक सेकंड। अच्छा, अंजुल पानवार, अब अपने आपको इंट्रोड्यूस करिए। चलिए, संदीप कुमार वर्मा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। Yes, ma'am. हम्म So, good afternoon, ma'am. My name is Sandeep Kumar Verma. हम्म I'm from Pithoragarh, Uttarakhand, हम्म and recently I've completed my post-graduation in MA in history, हम्म and now I'm preparing for CAPF AC exams. हम्म Yes, my संदीप, hobbies is आपका मीडियम playing. क्या है? I'm English. इंग्लिश है। और संदीप, आपका ये अटेम्प्ट कौन सा होगा? मैम अभी तो है मैम अटेम्प्ट ये दो फर्स्ट तीन हो अटेम्प्ट गए। रहेगा? दोनों मैम सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट रहेगा। अच्छा, और संदीप आपका ग्रामर कैसी है? सॉरी मैम। ग्रामर कैसी है? मैम एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है? कभी आपने चेक किया है कि आपकी ग्रामर कैसी है? ठीक है, CDS के एग्जाम दिए थे उसमें ठीक थी। हम्म CDS के एग्जाम दिए थे उसमें ठीक थी। हाँ, तो देखो संदीप, ग्रामर इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रामर। एटलीस्ट देखिए, अच्छा एक बताइए संदीप, आप ये बताइए कि आपने कभी भी ग्रामर की कोचिंग ली है, फॉर्मल कोचिंग? नो मैम। ओके फाइन। अच्छा, तो इस बार जो सीएपीएफ का आपने एग्जाम दिया था 2023 का दिया होगा, है ना? यस मैम। तो कैसा था ग्रामर? वो तो छूट गया था। ग्रामर पेपर, अच्छा ग्रामर सेक्शन ही छूट गया था। यस मैम, पहला अटेम्प्ट था। ओके, अब संदीप आपको यस। क्या करना है कि आप कोई भी ईयर का, प्रीवियस ईयर का कोई भी ग्रामर का सेक्शन एक आप उठा लीजिए, ठीक है? उसको यस आप सॉल्व करिए, और मैम। बकायदा अच्छे से सॉल्व करना है। जैसे एग्जाम में नहीं सॉल्व करते वैसे सॉल्व करिए, क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए, यस मैम। क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। और वो मुझे है ना उसका पीडीएफ सेंड करिएगा मेरे नंबर पे, ठीक है? डीएम करना आप। ओके मैम, थैंक यू। देखिए, बहुत जरूरी है ग्रामर, अगर स्ट्रांग नहीं भी है तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। एक अब ठीक है, तरुण इंट्रोड्यूस करिए अपने आप। Good afternoon, ma'am. हाँ बताइए। Ma'am, my name is Tarun Jangaria. I am from Gwalior, Madhya Pradesh. हम्म I was completed my graduation last year in Gwalior. हम्म Uh, ma'am, और ये this is अटेम्प्ट my कौन सा है? ma'am, this is my second attempt. अच्छा, यानी ग्रेजुएशन देते देते आपने अटेम्प्ट लिया था, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, और मीडियम क्या है तरुण आपका? Ma'am, English medium. अच्छा, ओके। और तरुण, आपकी ग्रामर कैसी है? Ma'am, grammar में मेरी moderate है ma'am. आपको कैसे पता मॉडरेट है? आपने Ma'am, जो ma'am बोलिए। last time मैंने मैम CAPF का एग्जाम दिया था मैम, मेरे मैम 20 मार्क्स थे उसमें. ओ वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब आपको तरुण क्या करना है कि ग्रामर का अभी हल्का हल्का प्रैक्टिस करना है, इन द सेंस कि आप हफ्ते में एक बार
कोई भी 25 मार्क्स का ग्रामर का पेपर उठा लो, प्रीवियस ईयर का भी उठा लो, उसको प्रैक्टिस करो। आप चाहो तो मुझसे इवैल्यूएट करवा सकते हो। जी मैम। तो हल्की फुल्की भी गलती होगी ना, मैं तो सभी स्टूडेंट्स को कह रही जो भी इसमें एनरोल्ड है कि ग्रामर का है ना, आप मुझसे कोई भी आपने कुछ पेपर सॉल्व किया है ग्रामर का, ठीक है, वो मुझसे आप लोग इवैल्यूएट करवा लीजिए। तो क्या होगा, ग्रामर में सपोज तरुण आपको 20 आया है, हो सकता है कि आपका और इसमें इंक्रीज हो जाए मार्क्स। यस गॉट मैम। इट? तो यस मैम। इवैल्यूएट करवा लो, अच्छा रहेगा। जी अच्छा, मैम। सौरभ। थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो मैम। गुड। हम्म। हाँ सौरभ, बताइए अपने बारे में। आपकी आवाज नहीं आ रही है सौरभ। सौरभ एक बार म्यूट कर लेना। हाँ उदय, आप बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। मैं हाँ, बरेली यूपी से हूँ। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है एंड वेरी मैम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। ओके। और अच्छा, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है उदय? यस मैम, रामानुजन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। अच्छा, वेरी नाइस। ओके। तो फिर आपने जो ग्रेजुएशन किया था उसमें सिर्फ आपने ग्रेजुएशन ही किया, इन द सेंस कि आपने कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन भी नहीं की और कोई एग्जाम भी नहीं दिया, राइट? यस मैम, मैं 24 में वो सीएससी और अगस्त में ये सीएपीएफ का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। फाइन फाइन। और मीडियम आपका क्या है उदय? मैम मेरा सीएससी में तो हिंदी का है, पर मैं सोच रहा था इसमें जो ऐसे वाला पार्ट है वो भी इंग्लिश में ही प्रिपेयर करूँ। देखिए ऐसे उदय, ये ना रिस्क मत लीजिए। आप यूपी के हो, ठीक है, तो यूपी के जितने कैंडिडेट्स होते हैं, जितना मैंने देखा है, उसमें 80% कैंडिडेट्स लोग की हिंदी सुपर्ब होती है। मतलब मैं सच कह रही हूँ, इतनी इम्प्रेसिव हिंदी होती है ना, मजा आ जाता है पढ़ के। तो एक बार आप ऐसा डिसीजन लेने के पहले आप एक ऐसे लिखिए, कुछ भी लिखना, किसी पर भी लिखिए, एक हिंदी में लिखिए और इंग्लिश में लिखिए, मुझे डीएम करिए, ठीक है? फिर मैं आपको उसी हिसाब से मैं आपको एडवाइस करूंगी। ओके स्टूडेंट मैम। को लगता है एक तो ना बहुत एक इल्यूजन में स्टूडेंट्स जी रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स का ज्यादातर हो जाता है क्लियर, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं है, न कि इंटरव्यू में है न कि रिटर्न में है। अगर आप लोग अच्छा लिखोगे तो चाहे हिंदी में लिख रहे हो इंग्लिश में लिख रहे हो, कौन रोकेगा आपको एग्जाम क्लियर करने से? कोई नहीं रोकेगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इतना देते नहीं क्लियर होता है, बेकार लिख रहे हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, बेकार लिख रहे हैं। और जिनका हो रहा है, चाहे वो हिंदी के हो इंग्लिश के हो, अच्छा लिख रहे हैं इसलिए तो हो रहा है। सिंपल सी चीज है, ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है? ओके सौरभ। मैम। हम्म। यस मैम, अब आवाज हाँ आ रही है? हाँ, अब आ रही है। यस मैम। सो मैम, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मुंगेर बिहार से। हम्म। मैंने ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट की और अभी मैं जॉब कर रहा हूँ डेलॉइट में। और ये मैम मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। अच्छा, और हिंदी मीडियम के हो सौरभ की इंग्लिश मीडियम के हैं? इंग्लिश मीडियम मैम। अच्छा, इंग्लिश मीडियम। अच्छा, आप तो मैंने ग्रामर का कोर्स भी आपने ज्वाइन किया है, राइट? यस मैम। हाँ, तो सौरभ आप मुझे बोल रहे थे कि आपके पास इवैल्यूएशन के लिए है ग्रामर का आंसर पेपर। आप वेट मत करिए, आप यस मैम। सेंड कर दीजिए। और इकट्ठा करने से, आपने ग्रामर के जो इवैल्यूएशन वाला जो टेस्ट पेपर्स है आपने इकट्ठा करके रखा है। आप खुद सोचो, सपोज फर्स्ट टेस्ट पेपर में आपने जो मिस्टेक की है, सिंस आपने इवैल्यूएट नहीं करवाया, सेम मिस्टेक आप सेकंड पेपर में भी कर रहे हो, सेम मिस्टेक थर्ड पेपर में, सेम मिस्टेक फोर्थ पेपर में, तो कहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ? नहीं हुआ। यदि आप मुझे देते रहते इवैल्यूएशन के लिए, तो आप खुद हम्म। सोचो आप कितना ग्रो कर रहे होते, बाय चैप्टर वाइज, सॉरी चैप्टर बाय चैप्टर आप ग्रो कर रहे होते, मगर ऐसे किया नहीं। मगर अभी भी दे दो, कोई खास फर्क नहीं हुआ है अभी, ज्यादा टाइम भी नहीं बीता है, दे देना मुझे, मैं धीरे धीरे जी चेक मैम। कर। राइट? जी मैम। दिवाकर। Yes, good afternoon. हाँ, गुड आफ्टरनून दिवाकर, बताइए। Hello, हाँ, मुझे आवाज आ रही है ma'am. आपकी। My name is Divakar Burman. I am from Kuch Bihar, from West Bengal, and I have completed my आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है दिवाकर। graduation
आवाज in ब्रेक हो 2021 working as a GDS in post office. Hello. हाँ दिवाकर, आवाज ब्रेक Hello, हो रही ma'am. थी आप, हाँ वापस से बताइए, आप वेस्ट बंगाल के हो? Ma'am, my name is Divakar Burman and I am from Cooch Behar, West Bengal. I have हम्म completed my graduation in 2021 हम्म and currently I am working as a GDS in post office. ओह, And तो ऑलरेडी आप it will, गवर्नमेंट जॉब में हो? हम्म yes, ma'am, it will, and it will be my second attempt in CAPFSC. हम्म। And ओ, my means language is English, writing language. अच्छा ठीक है दिवाकर, कभी आपने अपना ग्रामर टेस्ट किया है कि ग्रामर कैसा है आपका? मैम है, लेकिन छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं, पता नहीं उसके मार्क देते कि नहीं देते। अभी पता नहीं, उसका इवैल्यूएशन ठीक ठाक से नहीं हुआ शायद मेरे। देखिए मैं सभी को बोल रही हूँ, ठीक है, आप लोग कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए या कोई भी पेपर ग्रामर का उठाइए कहीं से भी, या आपको सीएससी वाला इंग्लिश कंपलसरी वाला ग्रामर उठाना, वो वाला उठाइए। बकायदा क्वेश्चन विद आंसर लिख के 25 मार्क्स का, ये नहीं कि 50 मार्क्स का आप मुझे दोगे, सिर्फ हम्म 25 मार्क्स का। आप लोग सभी कोई मुझे ग्रामर का अपने आंसर्स को पोस्ट करिए, मगर अच्छे से लिखिएगा, क्वेश्चन विद आंसर। सिर्फ आंसर लिख के मुझे क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा? इंस्ट्रक्शन लिखिएगा, कन्वर्ट इट इनटू डायरेक्ट स्पीच, इस तरह से। और फिर हम्म आप लोग सभी से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ग्रामर है ना, ये एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है पूरे पेपर 2 के, आई मीन पूरा क्वेश्चन पेपर का। ये एक इंटीग्रल पार्ट है जिसको स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। बहुत पिटिएबल है, मगर क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स का इस तक माइंडसेट हो गया है कि नहीं, सिर्फ ऐसे पे फोकस करना है, जो आपको ज्यादा आउटपुट दे रहा है उस पे फोकस नहीं करते। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार मुझे पोस्ट करिए अपने ग्रामर का, मैं देखती हूँ आप लोग किस तरह से, एक तो आंसर आप लोग कैसे लिख रहे हो, अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, ओके, और फिर देखते हैं, फिर उस हिसाब से मैं आप लोगों को सजेशन मिलेगा, रिमार्क्स हाँ मिलेंगे। हाँ जरूर मैम। ओके, अंजुल, मैडम नमस्कार। नमस्ते, बताइए। मैडम माय नेम अंजुल पवार फ्रॉम हम्म देहरादून। हम्म मैडम मेरा ग्रेजुएशन 2015 में हुआ था। हम्म। मैडम आई एम वर्किंग इन मिलिट्री इंजीनियर सर्विस इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओह ग्रेट, वेरी नाइस। तो मैडम आप मेरा असिस्टेंट कमांडेंट क्यों बनना चाहते हो? मैडम फॉर माउंट ट्रेनिंग के लिए और ट्रैकिंग के लिए मैडम आईटीबीपी ज्वाइन करना चाह रहा था मैंने। अच्छा अच्छा, ओके, नाइस नाइस। तो आपको टाइम मिलेगा अंजुल? हाँ मैडम अब तो हो जाएगा मैडम। मैं तभी अभी मैडम 28 एज है, तो मतलब हम्म, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला था गवर्नमेंट सर्विस की वजह से, इसलिए मैडम मैं दे रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा, ओके ओके फाइन। हम्म। नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी पोस्टेड कहाँ हो आप? मैडम देहरादून। देहरादून? अच्छा, वो भी देहरादून के और पोस्टेड भी ना देहरादून ना में हो? मैडम, रहने वाला मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ मैडम। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के हो, देहरादून में पोस्टेड हो? जी फाइन मैडम। फाइन, ओके। तो आपको सर्विस से टाइम मिलेगा क्या, कि अभी छुट्टियां चल रही है? नहीं मैडम टाइम मिल जाएगा मैडम, इधर अभी 2-3 महीने में। देखिए जब ज्वाइन कर लिए ना, तो मैं सभी से यही बोलूंगी कि बहुत अच्छे से इस बैच को आप लोग इसके सारे आंसर्स अटेम्प्ट करिए। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं, ये बैच में स्टूडेंट्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैडम मेरा एक प्रॉब्लम था मैडम थोड़ा। हाँ बताइए। मैडम मेरा ग्रामर बिल्कुल वीक है, 2 या 3 नंबर आए थे पिछली बार जो अटेम्प्ट दिया था मैडम उसमें। और हम्म। मीडियम इंग्लिश है मैडम, इंग्लिश लिख तो लेता हूँ मैडम ऐसे वगैरह, पर ग्रामर बहुत वीक है मैडम। अच्छा, आपकी हिंदी, आप तो उत्तर प्रदेश के हो, हाँ मैडम। हिंदी कैसी है आपकी? हिंदी भी मैडम बहुत कमजोर है, मतलब लिखने वाली भी आप कहाँ से, काफी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बताइए अंजुल। मैडम सहारनपुर से। सहारनपुर, ये किधर आएगा ये? ये मैडम उत्तराखंड बॉर्डर पे मैडम, हरिद्वार और इसके अच्छा, तहसील उधर के की पास। तरफ है, अच्छा अच्छा ठीक है। अब जब मैं बोलती हूँ वेस्ट। ना, यूपी वालों की हिंदी बहुत अच्छी होती है। एक तो यूपी है जो दिल्ली के आसपास का है, जैसे जी मीरठ हो गया, मुरादाबाद, उन लोगों का नहीं बात करती हूँ मैं। ऐसे कैंडिडेट्स की बात करती हूँ जो इलाहाबाद बेल्ट के आसपास रहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जो बिहार और यूपी के बॉर्डर वाला जो एरिया है ना, सदर्न यूपी,
वहाँ की हिंदी, वहाँ के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है। अब जैसे आप उत्तराखंड वाले हो, तो ऑलमोस्ट उत्तराखंड बॉर्डर में, तो वहाँ का मुझे पता नहीं उतना। अब जैसे आप बोल रहे हैं आपकी हिंदी कमजोर है, तो आप, मैडम लिखने का नहीं है मेरा हिंदी में कुछ भी ऐसा। नहीं तो फिर कैसे करोगे? हिंदी में क्या कमजोर है? वर्ड आपके पास शब्द नहीं है हिंदी के, कि मात्राओं की मैडम मेरा गलती जो होती है? स्किल मैडम जो स्कूलिंग था मेरा वो इंग्लिश मीडियम ही था, 5th क्लास टू 12th। अच्छा, ऐसी, हाँ, फिर? जी। फिर मैडम ग्रामर आई नहीं कभी मैडम। एजुकेशन में भी वीक ही है मैडम। हम्म 10th में हम्म हम्म 52% ऐसा, 12th में 55 ऐसा ही मतलब। हम्म। तो मैडम इंग्लिश का मतलब सीडीएस एनडीए दिया था मैडम, तो उस टाइम पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वो S1 S6 उनकी वजह से पास हो जाता था मैडम। अच्छा और अच्छा, एंटोनियम ओके। सिनोनियम तो ग्रामर हाँ। पार्ट में छोड़ के जाता था पूरा। तो तो अच्छा, मुझे ग्रामर का बताइए, दिक्कत। अभी जो डिफेंस में आप आए हो, वो कौन सा एग्जाम देकर आए हो? मैडम ये मैं भर्ती हुआ था मैडम, जो जवान भर्ती होता है मैडम, सिविलियन एक होता है मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में मैडम, अच्छा, स्पोर्ट्स कोटे से। ओके, आई सी। तो उसके जरिए, स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू, जो सिविलियंस को लिया जाता है। जी मैडम। अच्छा, तो आपकी बकायदा ट्रेनिंग तो हुई होगी, आर्मी ट्रेनिंग जो होती है? मैडम हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग था, अच्छा, आप लोगों की ट्रेडमैन का। टेक्निकल ट्रेनिंग थी। ओके ओके। अच्छा। अच्छा अंजुल, ये बताइए कि आपको कितना वक्त मिल रहा है? अभी आपकी एज 28 है। कितना वक्त मैडम मिल रहा है अभी तो आपको? मतलब कितना कि जैसे अटेम्प्ट दे सकते हो? मैडम मैं 33 तक दे सकता हूँ मैडम। अच्छा, 33 तक दे सकते हो, फाइन। जी। और आप में बहुत, आप पैशनेट हो कि आपको एसी बनना है, जी मैडम। या ऐसा है कि ठीक है, नहीं भी बनूं तो ठीक है, जॉब तो है ही मेरे पास? नहीं नहीं मैडम ऐसा नहीं है, वरना फिर मैं दूसरा भी कोई एग्जाम नहीं दिया मैडम इसी चक्कर में। समझ गई समझ गई। एक बार है ना, आप है ना मेरे से ना फोन पर बात करिएगा, क्योंकि देखिए, आप, ये जो आप जिस अभी पोजीशन पे हो, ना इंग्लिश बहुत अच्छी ना हिंदी बहुत अच्छी। यूजुअली जो महाराष्ट्र के जो होते हैं ना स्टूडेंट, मैं महाराष्ट्र का बता रही हूँ, साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, जिनका जी मैडम। मीडियम रीजनल मीडियम होता है। जैसे मेरे जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट से बात हुई थी, उसका मीडियम मराठी था, तो जी मैडम। वो हिंदी का भी नहीं है, वो इंग्लिश का भी नहीं है। तो ऐसे केस में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है। वैसे ही हर साउथ इंडियन की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। जी तो वो लोग एकदम समझ में ही नहीं आता है कि हमने तो तेलुगु ले लिया है, हमारा तो रीजनल मीडियम हमारा तेलुगु है, और ना हम पूरे इंग्लिश के हैं ना हम पूरे हिंदी के हैं। ये दिक्कत आती है, तो इसको कैसे सुधार करेंगे? उसका थोड़ा थोड़ा तो मैं टिप देती रहूंगी। एक काम करो, पहले ना आप मुझे कुछ भी इंग्लिश में, कुछ भी आपको, काओ के बारे में लिखना है, आपको अपने विलेज के बारे में लिखना है, आपको अपने माता पिता के बारे में लिखना है, कुछ भी आपको मन है लिखने का, वो आप एक हिंदी में लिखो, और वो सेम ही चीज आपको इंग्लिश में लिखना है। और मुझे आप पोस्ट करो मेरे टेलीग्राम पे, मेरे नंबर पे डीएम करना। जी मैडम। ठीक है? क्योंकि मुझे ना, आप बोल रहे हो मेरी वीक है, मगर मुझे ये नहीं पता कि कितनी वीक है और किस जी तरह का मैडम। आपको गाइडेंस चाहिए होगा, तब मैं उससे एसेस कर सकती हूँ। फाइन। जी मैडम। ओके। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। अभी तो छोटा बैच है, मगर जब अगर स्टूडेंट्स जुड़ते जाएंगे, तो यूजुअली जो स्टूडेंट्स का माइंडसेट होता है राइटिंग सेक्शन बैच ज्वाइन करने का, एक गोल होता है, एक तो गोल है और एक माइंडसेट है। वो क्या क्या है वो मैं बताऊं। देखिए, राइटिंग सेक्शन बैच ज्वाइन करने का गोल तो यही होता है कि हमें लिखना आ जाए और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, मेन गोल ये होता है। ठीक है? माइंडसेट क्या होता है? राइटिंग सेक्शन बैच ज्वाइन करने के पहले माइंडसेट होता है कि हमें करना है, हमें करना है। ठीक है? और फिर वो लोग ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद असली टेस्ट जो मतलब होता है ना, वो आप लोगों का, वो होता है जब फीडबैक मिलना शुरू होता है आप लोगों को। और जब फीडबैक मिलता है, तो कैसे कैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैं स्टूडेंट्स का आपको बता दूं। कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि
एकदम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, किसी को नहीं बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स से भी नहीं, मुझे भी नहीं। सपोज मैंने नेगेटिव फीडबैक दिया, मेरा जो फीडबैक होता है स्टूडेंट, ऐसा नहीं है आप मतलब मेरे फीडबैक में नेगेटिव फीडबैक का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को डिस्करेज कर रही हूँ, आप लोगों को बोल रही हूँ यू आर गुड फॉर नथिंग, ऐसा कभी फीडबैक नहीं देती हूँ जिससे आप लोग पूरा धराशायी हो जाओ, वैसा फीडबैक नहीं देती हूँ। ठीक है, जो फीडबैक होता है वो एकदम कंटेंट कनेक्टेड फीडबैक होता है और वो आपके ग्रोथ के लिए होता है। जैसे कोई बीमारी है, ठीक है, अच्छा लगता है बीमारी, बीमारी शरीर में बीमारी है उसी में आपका जिंदगी चल रहा है, नहीं ना। बीमारी जब डायग्नोज होती है तब बहुत दुख होता है। जैसे अभी मेरी फ्रेंड की मदर को पता चला है कि कैंसर हुआ है, बहुत दुख हुआ, मगर फिर इस बात का खुशी भी, खुशी तो नहीं बोलूंगी मगर सेटिस्फैक्शन है कि पता तो चल गया, चलो अब इलाज शुरू करते हैं। राइट, तो वैसे ही मैं आप लोगों को आपकी जो लिखने में जो बीमारियां मुझे नजर आती वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो कोई कोई ऐसे होते हैं कि जैसे ही बीमारी के बारे में पता चलता है कि ये बीमारी, ये प्रॉब्लम है, एकदम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। जैसे हमें पता चला ओ मुझे ये बीमारी है, तो एकदम डिसअपॉइंट हो जाएंगे, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक पहला रिएक्शन होता है स्टूडेंट का, वो साइलेंट रिएक्शन होता है, वो पता नहीं चलता है। वो मुझे कैसे पता चलता है? वो जो स्टूडेंट डिसअपॉइंट हो जाते हैं, टोटली डिस्करेज्ड हो जाते हैं, एकदम हताश हो जाते हैं, वो मुझे आंसर देना बंद कर देते हैं, फिर मुझे पता चलता है। तो जब उनके आंसर स्क्रिप्ट मेरे पास आने बंद हो जाते हैं, मैं उसको कॉल करती हूँ, बोलता है हाँ मैं सेंड करूंगा। कोई कोई स्टूडेंट कर भी देते हैं, कोई नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो उस से उभर नहीं पाते, उस नेगेटिव फीडबैक से वापस से बंद कर देते हैं देना। ये पहला रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स का। दूसरा रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स का कि मैम को नहीं आता है फीडबैक देना, मैम को इवैल्यूएशन करना नहीं आता, उन्होंने मेरा असेसमेंट, मेरे आंसर्स का असेसमेंट अच्छे से नहीं किया है। ठीक है, मैंने तो यही सेम आंसर अपने सीनियर को दिखाया था या मैंने किसी और फैकल्टी को दिखाया था, उन्होंने बोला कि एकदम सही लिखा है, हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, इट विल गेट बेटर आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। तो मैम को नहीं आता है, ये सेकंड रिएक्शन होता है। ठीक है, मैंने ये दोनों रिएक्शन आई हैव एक्सपीरियंस्ड। तीसरा रिएक्शन होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं जो इस तरह का रिएक्शन देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैम डजंट नो हाउ टू असेस। तो ऐसा जो रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है ना उसमें मिसट्रस्ट आ जाता है। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स देना बंद कर देते हैं मुझे आंसर्स पे। तो जो 35-40 एडमिशन होते हैं मेरे राइटिंग सेक्शन बैच में, तो उसमें बाय द टाइम ये बैच खत्म होने की कगार पे होता है, वो 35 आंसर स्क्रिप्ट की जगह पे 5 ही आंसर स्क्रिप्ट मुझे मिलते हैं, 5 या 10, 10 तो बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, इतने ही मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते हैं। तीसरा एक रिएक्शन होता है जो वो मेरी वजह से नहीं होता है। स्टूडेंट्स एक ऐसे भी होते हैं लेजी टाइप के होते हैं, यार इतनी मेहनत मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। अब मेहनत मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा नहीं बोलेंगे, टाइम नहीं है, यहाँ पे जाना है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या करूँ, देना बंद कर देते हैं। एक और जो स्टूडेंट होते हैं जो मेरे फेवरेट्स होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ओ वाह मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ऐसी भी गलती करता हूँ, ओ अच्छा मैंने कनेक्शन ही नहीं बैठाया दो पैराग्राफ के बीच में, ओ मेरा तो कंटेंट ही डेविएट हो गया, वाह कितनी अच्छी बात है कि मेरे कंटेंट में, मेरी राइटिंग में क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी वो डायग्नोज हो गई है, वाह अब मैं उसको सारा न्यूट्रलाइज करके मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो स्पिरिट होती है ना, ये स्पिरिट आपको पूरे 4 महीने लेकर आगे तक बढ़ेगी, टिल अगस्त तक रहेगी, और ये आप कभी, ये नेवर डाइंग एटीट्यूड है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं जब स्टूडेंट थी तो हम लोग आंसर स्क्रिप्ट देते थे अपने टीचर को, स्पेशली एमए में हमें देना पड़ता था। तो मेरी जो टीचर है वो, मुझे अब तो वो नहीं रहे, सुनील कुमार है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, थे, वो मुझे हमेशा नेगेटिव फीडबैक देते थे।
और मैं समझ रही थी कैसे लिखूं कैसे लिखूं। बाय द एंड ऑफ द सेशन मैंने जो लास्ट आंसर स्क्रिप्ट दी थी उसमें उन्होंने मेरे को वेरी गुड दिया था, और वो उनके चेहरे पे जितनी चमक थी ना उतने तो मेरे चेहरे पे भी चमक नहीं थी। वो इतने खुश हो गए। वो ये देख कर खुश नहीं हुए कि हाँ इसको गुड मिला है, उनको ये लगा कि ये रश्मि है, इतना नेगेटिव फीडबैक देने के बावजूद भी मुझे लगातार आंसर स्क्रिप्ट देती जा रही है, लगातार। क्योंकि बिकॉज आई वॉन्टेड टू लर्न हाउ टू राइट आंसर्स, आई रियली वॉन्टेड टू लर्न। तो स्टूडेंट्स ये एक एटीट्यूड अगर आप लोग रखोगे ना तो आप लोग कभी हार नहीं मानोगे, चाहे कितना भी फेलियर आप फेस करो। ये वाला एटीट्यूड रखना है। अगर आप लोग को फेलियर फेस आप कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो फेलियर, तो ये बेटर ब्लेम योरसेल्फ, अपने आप को ब्लेम करो, अपनी बीमारियों को देखो मेरे में क्या प्रॉब्लम है। एक दिन के लिए डिप्रेस हो जाओ, 2 दिन के लिए डिप्रेस हो जाओ, अच्छा म्यूजिक सुनो, कहीं लॉन्ग वॉक पे चले जाओ, इधर उधर फ्रेंड से बातें कर लो, आपको पेंटिंग का शौक है वो कर लो, अपने दिमाग को रिफ्रेशन करो, वापस से आ जाओ, राइट, बैटल फील्ड में वापस से आ जाओ और फिर से लड़ाई लड़ो, फिर से जंग जंग लड़ो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सब चीज जो है ना अ, मतलब आप लोगों को ध्यान रखना है। 5999 जो फीस है ये बहुत ज्यादा फीस है, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि आप लोग कमा नहीं रहे हो, और जो कमा रहा है उनके लिए भी एक एक पैसा वो हार्ड अर्न्ड मनी है। तो मैं भी जानती हूँ कि स्टूडेंट्स अपनी हार्ड अर्न मनी या अपनी या अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी मुझे दे रहे हैं, तो मुझे बहुत मेहनत करनी है। और राइटिंग सेक्शन बैच मेरे लिए भी टैक्सिंग होता है, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, और आप लोगों के लिए भी होता है। तो पूरा पैसा वसूल बैच होना चाहिए कि मैंने 5999 दी मैं ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा, मैं पूरा आंसर लिखूंगा। ये चीज होनी चाहिए। ये दम रखो अपने में, वीक मत बनो। पता है कमजोर कौन होता है? कमजोर वो होता है जो क्रिटिसिज्म फेस नहीं कर पाता है, वो कमजोर होता है। आपको पता है पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे कमजोर एक्टर कौन है? बताओ मेरे को। पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे कमजोर एक्टर कौन है? हु कांट फेस क्रिटिसिज्म? बता सकता है कोई नाम? शाहरुख खान। नहीं, वो होगा कमजोर, सलमान खान है सबसे कमजोर। जो उसको क्रिटिसाइज करता है उसका पूरा करियर ही बर्बाद कर देता है। he takes revenge on the person who criticized him. He's the weakest personality, और उसको दिखाया जाता है, उसको पोर्ट्रे किया जाता है, he's दबंग। he's not दबंग, बहुत कमजोर है। उसके वीडियोस देखो, जहां जहां उसको क्रिटिसाइज किया गया है वहां पे उसने उस बंदे का करियर खत्म कर दिया, या उस एक्टर एक्ट्रेसेस का करियर खत्म कर दिया है। जहां पे उसको क्रिटिसिज्म मिली है, बैकलैशेस मिले हैं, खत्म कर दिया, क्योंकि वो सबसे कमजोर है, सबसे कमजोर है। तो जो क्रिटिसिज्म सह सकता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। आप पूरे पॉलिटिशियंस को, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ पॉलिटिशियंस से वरना मैं ही फंस जाऊंगी, मगर पूरे पॉलिटिशियंस में देखो, पूरे एक्टर एक्ट्रेसेस में देखो, जो भी सेलिब्रिटीज है, कौन क्रिटिसिज्म ले सकता है ऑन फेस? जो ले सकता है ना वो सबसे स्ट्रांग होता है। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। क्रिटिसिज्म भी लेना पड़ेगा। मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था जब मैं कॉलेज में थी। मुझे याद है कि कॉलेज में तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है, फ्रेंड्स का होता है, यूनियन होता है, ग्रुप्स होते हैं, ग्रुपिज्म चलता है। तो मुझे याद है कि उस लड़के को बहुत ज्यादा ही उसको है ना कुछ लड़कों ने मिल के उसको बहुत मारा था, इतना मारा था ना, उसका जो लेफ्ट एरिया जो है फेस का वो पूरा का पूरा स्वेल कर गया था, उसकी आंखें पूरी काली हो गई थी, जैसे मूवीज में नहीं दिखाया जाता वैसे। उसको टीचर्स ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया था। क्रिटिसाइज का मतलब कि बहुत गलत तरीके से। और आपको पता है आज वो कौन है? आज वो आसाम का बोर्डिंग स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है। आप यूट्यूब में ढूंढना विदुकेश विमल, आसाम का कौन सा बोर्डिंग स्कूल है मुझे पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसका वो प्रिंसिपल है। तो इमेजिन, वो बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है।
जो क्रिटिसिज्म ले सकता है। तो एंटायर राइटिंग सेक्शन बैच में आप कभी मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपकी तारीफ करूंगी। हो सकता है मैं कर दूं अगर आपके आंसर्स अच्छे होंगे, और ध्यान रखना मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, आपकी पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं आपके आंसर को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, जो आपका एक छोटा सा एस्पेक्ट है आपकी पर्सनालिटी का। 1% ऑफ योर पर्सनालिटी वो आंसर, सिर्फ 1% है, एंड दैट हैज गॉट इनफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। वो जो जिसका मैं क्रिटिसिज्म कर रही हूँ ना, एक तो वो 1% है आपकी पूरी पर्सनालिटी का, टोटल पर्सनालिटी का, और जिसमें आपका इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप रहेगा। तो ऐसे में क्या दुखी होना, क्यों स्ट्रेस में आ जाना, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है इसमें आपको स्ट्रेस में आना चाहिए। ठीक है, और अगर आप अच्छा लिखोगे तो अच्छी बात है, खराब लिखोगे तो क्रिटिसिज्म के साथ साथ आपको सजेशन भी मिलता है। ऐसा नहीं मैं क्रिटिसाइज करके ऑल इन ऑल मैं पूरा आउटकास्ट कर दूंगी आपके आंसर्स को, ऐसा नहीं करूंगी। आपको बताऊंगी ये प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी बताएंगे। आप मेरे से फोन में भी डिस्कस कर सकते हो। कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मुझसे नहीं होगा, यू जस्ट टॉक टू मी। क्यों नहीं होगा, सबसे होता है। मैं जब एमएड कर रही थी, मैंने राजस्थान से वनस्थली विद्यापीठ से एमएड किया था, हमें डेजर्टेशन लिखना होता था। डेजर्टेशन क्या होता है, पीएचडी का छोटा सा रूप होता है, मिनी फॉर्म ऑफ पीएचडी। तो मैं लिख के लेकर जाती थी, जो मेरे टीचर थे वो मेरे बोलते थे कितना बेकार लिखा है तुमने, हाँ। और पूरा आंसर्स को ऐसे, मतलब शीट्स होते थे, मैं स्टेपल नहीं करती थी, शीट्स होते थे उसको पूरा उड़ा के अपने स्टाफ रूम में ऐसे उड़ा के फेंक देते जैसे एरोप्लेन टाइप्स हो। और मुझे बहुत क्रिटिसाइज करते थे, सारे शीट्स में उठाती थी उसको, वापस से रीअरेंज करती थी, और वो मुझे क्रिटिसाइज करते जा रहे हैं, तुम्हारे आंसर में ये प्रॉब्लम है, तुम्हें वो पे है, तुम्हें लिखना नहीं आ रहा है, तुम्हें 10 बार समझाऊं क्या, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। पर मैं हर दिन जाती थी उनको आंसर लिखने, क्योंकि अगर मेरी पीएचडी सॉरी मेरी डिसर्टेशन ही नहीं खत्म होगा, मुझे एमएड की डिग्री नहीं मिलेगी। उनका काम है बताना कि तुम्हारे आंसर में प्रॉब्लम है, मेरा काम है सुनना, एक्सेप्ट करना, इम्प्रूवमेंट लेकर आना। जो उनका काम है वो कर रहे हैं, मैं अपना काम करूंगी, बस खत्म। मेरा डेजर्टेशन हो गया, मुझे एमएड की डिग्री भी मिल गई, क्या हुआ, खत्म। आई मीन बात तो, आई मीन जो उनका काम है उन्होंने किया, मेरा काम था मैंने किया। तो वही, आपका जो काम है आप करो, मेरा जो काम है वो मैं करूंगी। और अपने आप पर विश्वास करो, मेरे पर विश्वास करो, और इस तरह से आप खुद देखोगे आपके आंसर राइटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। मगर यदि आप देना मुझे छोड़ दिया आंसर स्क्रिप्ट, तो आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए, फिर मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं तभी मदद कर पाऊंगी जब आप अपने आंसर दोगे। आप आंसर देना बंद कर दोगे तो मैं 1 बार 2 बार कॉल कर सकती हूँ आपको, फिर नहीं करूंगी। मुझे समझ में आ जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो अपने आंसर्स देने में। ओके, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या चीज आपको मोटिवेट करेगी आंसर लिखने में। आपके पेरेंट्स हैं, आप खुद हो, एक आपके फ्रेंड्स है जो एसी बन चुके होंगे, क्या चीज मोटिवेट करेगी वो चीज देखो और उसको याद करो। ओके, मैं ऐसे भी, ध्यान रखना, मैं ऐसे भी है ना स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो बहुत केपेबल है, बहुत ब्राइट है, बहुत शार्प है, बहुत अच्छा आंसर लिखते थे, मगर उनका नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे भी केसेस होते हैं, वो सब डेस्टिनी भी है एक। ओके, अच्छा, अब लास्ट जो मुझे इसमें बताना है वो ये है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पेपर 1 इज मोर इम्पोर्टेंट देन पेपर 2। पेपर 1 में आपको बहुत अच्छा करना है, कट ऑफ बहुत हाई जा रही है स्टूडेंट, वैकेंसी कम आ रही है, कट ऑफ हाई जा रही है, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। मगर पेपर 1 पे बहुत ज्यादा, अगर सपोज आप 10 घंटा पढ़ रहे हो तो 8 घंटा आप पेपर 1 को दो। या आपका पेपर 1 थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, मतलब पहले से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो 6 घंटा पेपर 1 को दो, 4 घंटा पेपर 2 को दो, 3-4 घंटा पेपर 2। ये चीज ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। और पेपर 2 के लिए बताऊं तो पेपर 2 का हिंदू एडिटोरियल वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदू एडिटोरियल
आपका फ्राइडे एडिटोरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे हर डे के एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, मगर फ्राइडे एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्राइडे एडिटोरियल पढ़ना बहुत जरूरी है, ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। तीसरा, मैगजीन, कोई एक मैगजीन आप पकड़ लो। विजन है, मैं पढ़ती थी विजन, अभी नहीं पढ़ रही हूँ। आंसर लिखते वक्त मैं विजन जरूर रेफर करती हूँ। विजन का मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिटेल्ड और डीप होता है, बहुत डीप एनालिसिस होता है, बहुत वाइड एरिया ऑफ इश्यूज को कवर करते हैं वो लोग, है ना। रिपोर्ट के लिए बहुत अच्छा लगता है विजन, बहुत अच्छा है। कितने स्टूडेंट्स को कवर कर पाते हैं, कोई घटना चक्र लेता है, कोई दृष्टि लेता है, तो जो सही लगता है सारे ही अच्छे होते हैं, ठीक है। तीसरा, एक और काम आप लोगों को करना है, वो मैं बता देती हूँ। लिखने की प्रैक्टिस, जैसे लिखने की तो प्रैक्टिस आप लोग कर ही रहे हो, मगर एक एक लिखने की प्रैक्टिस होती है कि जिसमें आप लोग है ना, एक आंसर आपको मिला है और क्वेश्चन आपको मिला है और आप आंसर लिख रहे हो, एक वो होता है, दैट इज सो डिफरेंट, ठीक है। और एक होता है देख देख कर लिखना, या एक होता है कोई आपको डिक्टेट कर रहा है और आप लिख रहे हो, ठीक है। अब सपोज आपने एक, जो मैं राइटिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ, देखिए एक रीडिंग प्रैक्टिस होगी, एक राइटिंग प्रैक्टिस होगी और एक ग्रामर की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो रीडिंग प्रैक्टिस में आप हिंदू एडिटोरियल पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, ग्रामर प्रैक्टिस आप करोगे ही, नहीं करोगे तो करना तो है ही। और तीसरा आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो राइटिंग सेक्शन बैच चल रहा है, उसमें एक अलग राइटिंग प्रैक्टिस होती है, मगर आप एक राइटिंग होती है जो आप देख देख कर लिख रहे हो। तो आपने हिंदू एडिटोरियल ले लिया, हिंदू एडिटोरियल का आपने कोई एक कॉलम ले लिया, कोई भी छोटा सा कॉलम लो, ये आपके पास यूपीएससी की शीट है, दोनों तरफ मार्जिन खींचो, दोनों तरफ मार्जिन खींचकर जो इसमें लिखा हुआ है ना उसको बस देख देख कर लिखो, और कुछ मत करो, बस देख देख कर लिखे जाओ। अच्छी राइटिंग में लिखो, कैपिटल लेटर की मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक कुछ मत करो, बस देख देख कर लिखो, फ्रंट और बैक भर दो, बस 10 मिनट का काम है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश और हिंदी में लिखेंगे, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स सिर्फ इंग्लिश में लिखेंगे। ये काम रोज करो, मैं आपको बता रही हूँ। आपका जो, आप देखोगे राइटिंग स्पीड बढ़ रहा है, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि आप पढ़ पढ़ के लिख रहे हो, राइट। तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्पीड बढ़ रही है। ये इतना ज्यादा, मतलब मैंने तो अपने स्टूडेंट लाइफ में इसको किया हुआ ट्राई, ठीक है। मैं एग्जाम के 2 महीने पहले से स्टार्ट कर देती थी लिखना, क्योंकि बहुत सारा लिखना होता था। तो राइटिंग स्पीड, रीडिंग स्पीड, अंडरस्टैंडिंग स्पीड सब बढ़ जाती है। और जब बाय द टाइम आपका एग्जाम होगा ना, आपको फील ही नहीं होगा कि आप कुछ नया काम कर रहे हो, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपके बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं। आपके पेन बहुत स्मूथली चलेंगे, बहुत स्मूथली, ओके। ये चीज ध्यान रखना है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, पेन, ठीक है। पेन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपका सबसे मतलब क्या बोलूं, बहुत ऐसा कंपेनियन है, आपके जितने भी स्टूडेंट हैं सबका जो होल सोल कंपेनियन होता है ना, वो एक पेन ही होता है। वो पेन आपको कुछ भी करवा सकता है, आपका एग्जाम क्लियर, आपको सक्सेस दिलवा सकता है, आपको फेलियर दिलवा सकता है। ऐसा नहीं कि आप पेन को ब्लेम करोगे अगर आपको फेलियर मिलता है, मगर फिर भी मैं अपने पेन से बहुत ज्यादा क्लोज थी। मुझे लगता था ये पेन जो है ना ये कमाल करेगा एग्जाम में, ठीक है। मैं उस पेन को लेकर जब मैं भगवान के सामने पूजा करती थी एग्जाम देने के पहले, ठीक है, तो उस पेन को अपने हाथों में फोल्ड करके रखती थी और मैं भगवान से पूजा करती थी कि इस पेन से अच्छा अच्छा लिखवाना, स्पीड में लिखवाना भगवान जी, ऐसे करके। बट रियलिटी में देखिए, आपके पास जो भी चीजें हैं, आपके बुक्स हैं, आपके पेन हैं, आपकी जितनी भी चीजें, सबके पास एक एनर्जी होती है, ठीक है। वो एनर्जी जो है ना, वो आपकी पर्सनालिटी से कनेक्टेड रहती है, आपसे कनेक्टेड रहती है।
तो आपको ना पहली चीज जो पेन है उसको चेंज नहीं करोगे। एक पेन आप यूज कर रहे हो, उस पेन को आपको थ्रू आउट, बिफोर एग्जाम एंड एट द टाइम ऑफ टेकिंग एग्जाम, दोनों में एक ही पेन को यूज करना है। चेंज द रिफिल, मगर ऐसे आप पेन को चेंज नहीं करोगे। गॉट इट? तो ये चीज ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं कौन से पेन से लिखें, वो आपको जो कन्वीनियंट लगता है। आपको बॉल पॉइंट पेन कन्वीनियंट लगता है उससे लिखो, पायलट पेन, जेल पेन, जो भी कन्वीनियंट लगता है, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, जो भी कन्वीनियंट लगता है। रेड ऑरेंज ये सब तो यूज ही नहीं कर सकते हो, ठीक है? मगर स्टिक टू वन पेन थ्रू आउट द प्रिपरेशन एंड एट द टाइम ऑफ टेकिंग एग्जाम। स्टिक टू ओनली वन पेन, पेन मत बदलो। जैसे हम दोस्त बदलते रहते हैं ना, तो कैसा इंप्रेशन पड़ता है, अरे यार ये एक से टिकता नहीं है, बदलता रहता है गंदा इंप्रेशन पड़ता है। वैसे ये पेन मत बदला करो। एक बार क्लियर होता है एग्जाम, एसी बन जाते हैं, उसके बाद आप कितने भी पेन रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर फिलहाल के लिए एक ही पेन यूज करना। और जो एक पेन यूज करने से फायदा क्या होता है, आपके हाथ है ना, आपकी उंगलियां यूज टू हो जाती है उस पेन से। फिर आपको अलग पेन यूज करोगे, उसका अलग ग्रिप होता है, सब कुछ अलग होता है, तो फिंगर है ना को थोड़ा नया चीज लगेगा, तो वो उतना फास्ट नहीं लिख पाएगी। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है। फाइन। अच्छा, कल हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स? मैम क्लास कितने घंटे का है मतलब? देखिए ये वाला क्लास तो अब सेशन खत्म हो रहा है। Fine, अभी 4:10 हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट एक दिन 1 घंटे का क्लास था। मगर है ना, देखिए डिपेंड करता है। कोई क्लास 1 घंटे की होगी, कोई 1.5 घंटे की, कोई 2 घंटे की, ठीक है? मगर हाँ, 2 घंटे से ज्यादा कभी क्लास नहीं होती है, 2 घंटा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होगी। और हमेशा क्लास इसी वक्त होगी, 3 बजे। इवैल्यूएशन प्रोग्राम चलेगा, वो भी इसी वक्त होगा। इवैल्यूएशन प्रोग्राम में होता क्या है कि आप लोग मुझे पोस्ट कर दिया आंसर, आपका काम फिनिश हो गया, ठीक है? वीडियो क्लासेस में आप भी रहते हो, मैं भी रहती हूँ। इवैल्यूएशन प्रोग्राम में आपने पोस्ट कर दिया आंसर, अब मेरा काम है इवैल्यूएट करना। तो मैं 3 बजे से लेकर 5, 6, 7 जितने बजे तक इवैल्यूएशन चलेगा। हाँ, उस बीच में इवैल्यूएशन, जैसे आपको अपने आंसर्स मिल गए, इवैल्यूएटेड आंसर्स, तो फिर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मगर इवैल्यूएशन के दौरान नहीं। हाँ, और कुछ संदीप बताइए। मैम जो आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो ग्रामर पार्ट पोर्शन करने को दिया है, क्या हम उसे इसी इसी मेथड से करेंगे जो आपने बताया था, लाइक कि दोनों साइड लाइन खींचनी है, फिर फीडबैक के लिए बिल्कुल लाइन छोड़नी है? बिल्कुल, मुझे अच्छा लगेगा ना, देख कर मन करेगा इवैल्यूएशन करने का। ऐसे ही लिख दोगे मक्खी मच्छर टाइप्स, गंदे तरीके से, अच्छा फीलिंग नहीं आता है। ठीक है, अच्छे से देना। मैं तो कहती सभी कोई एक बार अपने आंसर्स ग्रामर के मुझे दो, ठीक है? ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हालांकि इस राइटिंग सेक्शन का पार्ट नहीं है, मगर अभी हमारे वीडियो क्लासेस चल रही है तो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना? एक दूसरे की गलतियों से भी आप लोग सीखोगे। ओके। मैम एक और डाउट था, जो ये हमारी क्लास अभी चली थी तो उसके जो रिकॉर्डिंग सेशन होगा वो भी मिलेगा हमें? हाँ, जैसे अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो ये यूट्यूब में अपलोड हो हम्म। जाएगा। आई मीन ये तो देखिए, जो एनरोल्ड हुआ है ना उसको भी मिल हम्म। रहा है, नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस तो हर साल मिलती है। जो चीज नहीं मिलती है नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट्स को, वो ये है इवैल्यूएशन, और जो पीडीएफ में आप लोगों को देती हूँ वो नहीं मिलता है। ओके, थैंक यू। और कुछ, और किसी को क्वेश्चन? मैम वोकेब कैसे पढ़ा जाए? देखिए सीएपीएफ में ना आप स्पेसिफिकली कभी भी टाइम वोकैब को नहीं देना, कभी मत देना। अगर आप सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हिंदू पढ़ो, ठीक है उदय? द हिंदू में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं। अच्छा एक चीज, अब देखो मैंने आप लोगों को बोला हिंदू एडिटोरियल पढ़ने, कोई कोई स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम हिंदू एडिटोरियल नहीं समझ में आता है, होता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल में जाइए, कोई भी ऐसा चैनल जो यूपीएससी का चैनल हो, एसएससी का नहीं। अब ध्यान रखना, एसएससी भी हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करवाता है, यूपीएससी भी करवाता है। दोनों में फर्क क्या है?
एसएससी वोकैब बेस्ड एनालिसिस करवाता है हिंदू एडिटोरियल की, और यूपीएससी क्या होता है, इशू बेस्ड एनालिसिस होता है। तो आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ऐसा यूट्यूब चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल और बहुत अच्छे अच्छे हैं जो हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करवाता है। तो आप लोग जब पढ़ रहे हो, हिंदू एडिटोरियल पढ़ लिया, चाहे समझ में आया हो समझ में नहीं आया, दोनों केस में आप लोग ऐसा यूट्यूब चैनल में आप लोग उस पर्टिकुलर डे का हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का वीडियो जरूर से देखिए। तो वो लोग है ना वर्ड्स यूज करेंगे, यूपीएससी वाले इश्यू बेस्ड एनालिसिस होता है मगर वो लोग वर्ड्स को रिपीट करते हैं। तो इससे ना आपकी वोकैब अपने आप ठीक हो जाएगी। अलग से कभी टाइम मत दिया करिए वोकैब के लिए, बिल्कुल नहीं, अनटिल अनलेस आप सीडीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ओके मैम। सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं? मैम अटेम्प्ट दे देंगे, क्योंकि जब सीएससी का प्रिपेयर करा है और मैथ मेरा पीजी में भी रहा है, तो मेरा थोड़ा बेस भी अच्छा है, इंग्लिश भी मतलब तैयार है, तो दे देंगे अब उसका सुनो, अटेम्प्ट। हाँ अब सुनो उदय, अगर सीडीएस की प्रिपरेशन करे तो वोकैब के लिए कैसे करना वो मैं बताती हूँ। देखिए, सीडीएस में एक तो ना मेरी वोकैब की बुक तो आती है, आप वोकैब की बुक वो ले सकते हो। अगर आपके पास ग्रामर की बुक नहीं है मेरी, वोकैब की बुक ले लो। मगर उस वोकैब की बुक में जो चीज नहीं है वो मैं बता दूं, सीडीएस में सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाते हैं, ठीक है? मेरी उस वोकैब की बुक में सिनोनिम एंटोनिम नहीं है। क्या है वो मैं बताऊं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, उसके वीडियोस भी अवेलेबल है, बुक भी अवेलेबल है। कंफ्यूजिंग फ्रेजल वर्ब ऐसा है जो ग्रामर के भी पार्ट में आता है सीडीएस में, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आता है, किस में आता है, क्या बोलते हैं इसको, क्लोज कॉम्प्रिहेंशन में भी आता है फ्रेजल वर्ब। कंफ्यूजिंग वर्ड्स ग्रामर में भी आता है, वोकैब पार्ट में भी आता है, ठीक है? वन वर्ड भी मिलेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एक ही बार सीडीएस में आया हुआ है, ठीक है? और क्या होता है, सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इडियम्स, वो भी सीडीएस में आते हैं मगर 2-3 बार ही आया है। तो ये सब आपको मिल जाएंगे और इसके वीडियो क्लासेस मिल जाएंगे। अब रही बात सिनोनिम एंटोनिम की, मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी सिनोनिम एंटोनिम की स्पेसिफिकली प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करना है, अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम प्रिपेयर करना है, सीडीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सिनोनिम एंटोनिम के और वोकैब के एज सच, और एसएससी के सिनोनिम एंटोनिम, एनडीए के सिनोनिम एंटोनिम, आप उसको लगातार सॉल्व करते जाओ। नहीं सॉल्व हो रहा है फिर भी करते जाओ करते जाओ, सही आंसर चेक करो, अरे इस वर्ड का सही एंटोनिम ये है, इस वर्ड का सही सिनोनिम ये है। आप बिलीव नहीं करोगे, 3-4 महीने बाद ऐसा करने के बाद आपको खुद पता चलेगा यार ये तो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। एनडीए का सीडीएस, सीडीएस का एसएससी, एसएससी का एनडीए, ऐसे ही करके रिपीट होते जा रहे, सेम वर्ड्स, ऑलमोस्ट 75% of the words are being repeated in the question paper। कोई मतलब नहीं है इतनी सारी सिनोनिम एंटोनिम, इसलिए मैंने कभी अपने वोकैब की बुक में मैंने सिनोनिम एंटोनिम दिया ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसा था वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको कम से कम 1800 सिनोनिम एंटोनिम लर्न करने पड़ेंगे, 1800 वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे ताकि आप सिनोनिम एंटोनिम्स को सही तरीके से आंसर कर पाओ। 1800 वर्ड्स, आप समझ रहे हो, खेल नहीं है। जब बैठोगे ना हालत खराब हो जाएगी। और सुनो, आप सोचोगे कि ना अभी मैं आज के दिन 20 वर्ड्स लर्न कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट डे 20 वर्ड्स, नेक्स्ट डे 20 वर्ड्स, ऐसे ऐसे कर लर्न कर रहे हो, बाद में पता चलेगा 15 दिन बाद जो फर्स्ट डे 20 वर्ड्स लर्न किया था ना वो भूल गए आप। क्यों? क्योंकि आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो। इसीलिए बेस्ट तरीका है क्वेश्चन पेपर, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, ये 3 का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करो, आपको खुद 2-4 महीने में पता चलेगा यार ये तो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, सेम वर्ड्स बार बार आ रहा, बार बार आ रहा, आपको इतना मजा आएगा। आराम से सॉल्व होगा सिनोनिम एंटोनिम। ओके, ये ट्राई करके देखना होता है, ठीक है? हाँ, और कोई क्वेश्चन? मैम एक ही क्वेश्चन था, जैसे सीडीएस में जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, लेकिन जो सीएपीएफ में होते हैं काफी जो ग्रामर पोर्शन होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। तो मेरे को ये लगता है कि जो सीडीएस के ऑब्जेक्टिव टाइप थे वो थोड़े इजी होते हैं, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो काफी टाइम गलत हो जाते हैं। देखो संदीप, जो आप बोल रहे हो ना, बहुत एकदम, मतलब बहुत सटीक बात आपने बोली है। देखिए, मैं आपको सही बताऊं, सीएपीएफ का ग्रामर है ना सीडीएस के ग्रामर से बहुत इजी है।
सीएपीएफ का यस ग्रामर मैम। बहुत इजी है सीडीएस के ग्रामर से, मगर डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि उसको लिखना होता है, इसीलिए डिफिकल्ट है। अदरवाइज सीएपीएफ का ग्रामर बहुत इजी है। और सीडीएस का ग्रामर जो है वो सीएपीएफ का ग्रामर थोड़ा वास्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें कन्वर्शन भी आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। सीडीएस का ग्रामर थोड़ा सा कम वास्ट है अगर सीएपीएफ से कंपेयर करें। मगर जहां पर लिखने की बात होती है ना, वहां पे सब वो डिफिकल्टी लेवल अपने आप बढ़ जाती है। हम लोगों का तो लिखने का प्रैक्टिस है नहीं, मोबाइल में टाइप करते हैं। मैं खुद जब मुझे कोई पेन पेपर देता ना, मुझे लगता है मैं कितना बड़ा काम कर रही हूँ लिखने का। लिखने की प्रैक्टिस हमें नहीं है स्टूडेंट। हम लोगों की आदत ऐसी होगी ना कि हम मोबाइल में टाइप करते हैं, उसमें भी योर को वाई याद करते हैं, बिकॉज को BECOZ या COZ, ऐसी हालत हो गया। उसमें हम लोगों को पेन चलाना है। इस टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन सोसाइटी में हमें पेन चलाना है, तो हमारे लिए यही एक बहुत बड़ी जंग है। तो इसीलिए यही सबसे बड़ा रीजन है, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मुझे ग्रामर का आप लोग सॉल्व करके दीजिए। ठीक है, सॉल्व करके देंगे आप लोगों को खुद पता चलेगा आप लोग कहाँ पे लैक कर रहे हो, कहाँ पे आप लोगों को काम करना है ज्यादा। ओके, यस इसी मैम। और हाँ, एक और ये भी, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, इसका भी जो मैंने आप लोग को बताया कि रोज लिखो, देख देख कर लिखो, रोज आपका पेन चलना चाहिए, रोज आपकी उंगलियां चलनी चाहिए। इसीलिए तो, क्योंकि हम लोगों को आदत ही नहीं है। हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं, हम लोग को लगता है यार अपने आप को स्ट्रेच कर लो, थोड़ा सा उंगली को भी थोड़ा स्ट्रेच कर लो, है ना, एक्सरसाइज करवा लो उंगली से। तो टाइम का है एग्जाम में, इसीलिए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। फाइन। और कोई क्वेश्चन? यस मैम। थैंक यू मैम। ठीक है, फिर चलिए कल मिलते हैं। और जब कल भी 3 बजे ही क्लास होगी, और मैं आप लोगों को लिंक 15 मिनट पहले भेजूंगी। ओके, कल कट ऑफ, टारगेट ऑफ प्रिपरेशन की बात होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।